की। जिज्ञासु माउंटेनियर ने जब उस चीज को अपनी कुदाल से फोड़कर देखा तब एकाएक वहां से तेज रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि माउंटेनियर वहीं अपने होश खो बैठता है। कुछ समय बाद जब माउंटेनियर होश में आया तब उसने देखा कि वो चमकदार गोला वहां नहीं था। उसने चारों ओर अपनी नजर घुमाई लेकिन उसे वो गोला कहीं नहीं दिखा। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था। वो निशान देखकर वो माउंटेनियर सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था। और इसी के साथ ये कहानी अपने वर्तमान समय में आ जाती है, जहां हम मिलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी की एक प्रख्यात प्रोफेसर हेलन बेंसन से। हेलन एक विधवा है और वो अपने सौतेले बेटे जेकब के साथ रहती थी। यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर खत्म करके हेलन अपने घर पहुंची ही थी कि तभी उसे एक अनजान शख्स का फोन आता है। उस अनजान शख्स ने हेलन को बताया कि जल्द ही उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला है। हेलन हैरानी से उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे हेलन से क्या चाहिए। हालांकि उस अनजान शख्स ने उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि रास्ते में उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उसके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज हुई। जब हेलन ने दरवाजा खोला तो बाहर कई सारी पुलिस वालों की गाड़ियों का ताफा खड़ा था। एक सूट पहना ऑफिसर हेलन को बिना कोई सवाल किए चुपचाप उनके साथ चलने के लिए कहता है। कश्मकश से घिरी हेलन को न चाहते हुए भी अपने बेटे जेकब की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी के हाथों में सौंपकर पुलिस वालों के साथ जाना पड़ता है। हेलन ने पुलिस वैन में भी पुलिस वाले से पूछने की कोशिश की कि वे सब कहाँ जा रहे हैं, पर वो पुलिस वाला भी उसे सिर्फ इतना कहता है कि वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद हेलन को उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलन के काफी जोर देने पर आखिरकार वो पुलिस वाला उसे सिर्फ इतना बताता है कि देश में कोई संकट आया है और उसी के बारे में चर्चा विमर्श करने के लिए उसे वे लोग ले जा रहे हैं। वे पुलिस वाले हेलन को यूएस मिलिट्री के एक बेस पर ले आते हैं और उसे एक प्लेन में बिठा देते हैं, जहां उसकी ही तरह अलग अलग फील्ड के और भी प्रख्यात वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। वे सब भी इसी असमंजस से घिरे होते हैं कि आखिर उन्हें जबरदस्ती कहाँ ले जाया जा रहा है। वो प्लेन उन्हें एक मिलिट्री एकेडमी में लेकर जाता है। सबको प्लेन से बाहर निकलते ही कड़ी हिदायत दी जाती है कि वे लोग सेलफोन और कैमरा अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन अपने बेटे जेकब की खोज खबर लेते रहने के लिए हेलन अपना फोन अपने पास ही छुपा कर रखती है। वहाँ हेलन की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त माइकल से होती है। माइकल नासा का एक वैज्ञानिक था। दरअसल माइकल ने ही सारे वैज्ञानिकों को और खास तौर पर हेलन को वहाँ बुलवाया था। माइकल उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है जहाँ बाकी वैज्ञानिक भी मौजूद थे। माइकल उन सारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक विनाशकारी खतरे से अवगत कराता है। माइकल बताता है कि हाल ही में उनके स्पेस गार्ड प्रोग्राम से जुड़े हुए लोगों को जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट पर एक अजीब सा ऑब्जेक्ट नजर आया है। वैसे तो अंतरिक्ष में कई सारे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर उनका ध्यान इसलिए गया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की घूमने की चाल बाकी ऑब्जेक्ट से काफी अलग थी। जहां बाकी ऑब्जेक्ट स्पेस में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वहीं ये ऑब्जेक्ट हाइपरबोलिक ऑर्बिट में घूम रहा था, जैसे कि इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर शूट किया गया हो। और ये ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर ही बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट की चाल को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया है कि ये ऑब्जेक्ट अब से 78 मिनट के भीतर ही अमेरिका के मैनहट्टन शहर से टकरा जाएगा, जिससे इतनी भीषण तबाही मचेगी कि पूरे शहर का विनाश हो जाएगा। ये पता चलते ही वहाँ मौजूद सारे वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि मैनहट्टन शहर उनके शहर से नजदीक ही था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी तेज गति से बढ़ रहे उस ऑब्जेक्ट पर मिसाइल छोड़कर भी उसे रोका नहीं जा सकता था। वैसे तो अब तक सरकार ने पूरे शहर को खाली कराने का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये तबाही कितनी भीषण होगी किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सरकार के लिए इस बात की गोपनीयता को बनाए रखना जरूरी था ताकि देश में अफरा तफरी का माहौल न बनाए। इसलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में आने से पहले ही सभी वैज्ञानिकों के मोबाइल फोन्स और कैमरास जब्त कर लिए थे। पर हेलन ने अपना फोन अपने पास ही छुपा कर रखा था। वो बाथरूम में जाकर जेकब को कॉल करती है और उसे बेसमेंट में जाकर छिपने के लिए कहती है। हालांकि जेकब उसकी बातों को टालने की कोशिश कर रहा था। हेलन उसके साथ कुछ देर और बात करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसके बाद वो जेकब से कभी बात कर भी पाएगी या नहीं। हालांकि जेकब फोन काट देता है। जेकब सौतेला बेटा होते हुए भी हेलन ने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह चाहा था। इसके बावजूद जेकब की हेलन के प्रति राय इससे ठीक विपरीत थी। उसने कभी हेलन को अपनी माँ नहीं समझा। तभी कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। दरअसल एक महिला ऑफिसर ने हेलन को बात करते हुए सुन लिया था। वो महिला ऑफिसर हेलन का फोन जब्त कर लेती है। हालांकि आगे जो कुछ भी होने वाला था, उस वजह से महिला अफसर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके बाद सारे वैज्ञानिकों को उस जगह के करीब ले जाया जाता है जहां वो ऑब्जेक्ट गिरने की संभावना थी। उस ऑब्जेक्ट के धरती से टकराने में अब सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे थे। ये देख एक वैज्ञानिक कहता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि लाइट स्पीड के 10वें भाग जितनी स्पीड से पृथ्वी से टकराता है, तो पृथ्वी पर सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को उस ऑब्जेक्ट पर मिसाइल छोड़कर उसे रोकने का एक प्रयास करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक ऑफिसर कहता है कि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि किसी ने उनके सारे मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है। इसी बीच अब उनके पास सिर्फ 6 सेकंड का ही समय बचा होता है। ये देख मौत के डर से उन सभी के जिस्म में कंपकपी सी दौड़ उठती है। लेकिन तभी पृथ्वी पर आते ही उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार एकाएक धीमी हो जाती है। ये देख सारे वैज्ञानिक भौचक्के रह जाते हैं।
तभी वे देखते हैं कि सूर्य की भांति रोशनी उत्सर्जित करता हुआ वो ऑब्जेक्ट धीमी गति से सतह की ओर चला आ रहा था। तभी एक खाली मैदान पर उसे देखने आए लोगों के बीच वो ऑब्जेक्ट लैंड कर जाता है, जिसकी तेज हवा से कुछ लोग घायल जरूर होते हैं, लेकिन किसी की भी जान नहीं जाती। इतने में ही सारे मिलिट्री के ऑफिसर अपने हथियारों और टैंक्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को घेर लेते हैं। फिर वे हेलन और बाकी वैज्ञानिकों के साथ उस ऑब्जेक्ट का मुआयना करने उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान धुएं के बादल छटते ही हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट तो फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए उसी पारदर्शी गोले का एक बड़ा रूप था, जिसके अंदर बादलों के विशाल बवंडर नजर आ रहे थे। दरअसल ये एक एलियन स्पेसशिप था। एकाएक उसमें तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बीच से एक एलियन बाहर की ओर चलकर आने लगता है। उसे देख बाकी लोग तो डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन हेलन हिम्मत दिखाती हुई उस एलियन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो एलियन हेलन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, पर इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर पाते, पीछे से एक सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। हेलन तुरंत फायरिंग रोकने के लिए कहती है और मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम करने का आदेश देती है, लेकिन तभी उस एलियन शिप से एक विशालकाय एलियन रोबोट बाहर निकलता है, जिसका पूरा शरीर धातु का था और उसकी आंखों से लेजर की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। देखते ही देखते वो रोबोट उस शहर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को निष्क्रिय कर देता है और अचानक कान के पर्दे फाड़ देने वाली तेज आवाज निकालता है, जो वहाँ मौजूद सभी लोगों के कानों में नुकीली सुई की तरह चुभने लगती है। फिर वो रोबोट अपने साथी एलियन को वापस ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो जख्मी एलियन उसे अपनी भाषा में कोई निर्देश देता है, जिसे सुनकर वो रोबोट एकाएक वहीं स्तंभ की तरह जम जाता है और शहर की बिजली भी वापस आ जाती है, जिसे देख मिलिट्री के ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये एलियंस उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए वे लोग उस जख्मी एलियन का इलाज करने उसे मिलिट्री के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ एलियन की बिगड़ती हालत को देखकर हेलन तुरंत उन्हें किसी सर्जन को बुलाने के लिए कहती है। कुछ ही वक्त में एक सर्जन वहाँ आता है। वो सर्जन जब गोली निकालने के लिए उसकी चमड़ी काटता है, तब उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। सर्जन बताता है कि उस एलियन की ऊपर की चमड़ी किसी व्हेल मछली की चर्बी की तरह है और उस चर्बी के अंदर एक इंसानी शरीर है। वो सर्जन जैसे ही एलियन की ऊपरी परत पर चीरा लगाता है, वैसे ही आश्चर्यजनक रूप से उसकी ऊपर की परत अपने आप ही निकलने लगती है, जिसे देख सर्जन चकित रह जाता है। धीरे धीरे उस एलियन की सारी ऊपरी परत निकल जाती है और उसके अंदर से नवजात बच्चे की तरह दिखने वाला एक एलियन बाहर निकलता है, जिसे देख सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में वो एलियन एक वयस्क इंसान के रूप में विकसित हो जाता है। फिर जैसे ही उस एलियन की आंख खुलती है, वो छटपटाने लगता है। तभी हेलन वहाँ आती है और उससे कहती है, डरो मत, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर वो एलियन एकाएक शांत हो जाता है और हेलन के कहे शब्दों को दोहराता है, जिसे सुन हेलन हैरान रह जाती है। उधर दूसरी ओर सरकार द्वारा शहर को जल्द से जल्द खाली करवाने का काम जारी था। इसकी देखा देखी दूसरे देशों में भी लोग इस डर से बड़े शहरों को छोड़कर जाने लगे थे कि कहीं वो एलियन शिप उनके शहर पर भी आक्रमण न कर दे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था, इसलिए उनकी गैर हाजिरी में अमेरिका की रक्षा मंत्री उनका सारा कार्यभार संभालने वाली थी। एक ऑफिसर रक्षा मंत्री को बताते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। एलियंस ने उस सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले लिया था। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि पृथ्वी पर केवल एक नहीं बल्कि कई और भी एलियन शिप अलग अलग जगहों पर उतरे थे। यहाँ तक कि इस वक्त कई सारे एलियन शिप्स तो पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये सुनकर रक्षा मंत्री दंग रह जाती है। रक्षा मंत्री के मुताबिक ज्यादा फिक्र की बात उस सैटेलाइट से संपर्क टूटना था, क्योंकि वो कोई आम सैटेलाइट नहीं थी। वो सैटेलाइट सीधे अमेरिका के डिफेंस मेन फ्रेम से कनेक्ट था। उस सैटेलाइट को हैक करके एलियंस ने गवर्नमेंट की सारी गुप्त जानकारियों को चुरा लिया था और उस सैटेलाइट की मदद से ही उन्होंने सभी मिसाइल्स को निष्क्रिय कर दिया था। अब एलियंस के पास गवर्नमेंट की हर छोटी से बड़ी जानकारी मौजूद थी। इसी बात से रक्षा मंत्री ये अंदाजा लगाती है कि वे एलियन जरूर पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने आए हैं। इस बात की पुष्टि करने वो सीधे उसी एलियन के पास जाती है जिसका इस वक्त मिलिट्री के अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहाँ डॉक्टर के साथ साथ हेलन भी मौजूद थी। वे दोनों रक्षा मंत्री को उस कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ वो एलियन मौजूद था। हैरानी की बात थी कि वो एलियन मूवी की शुरुआत में दिखाए गए माउंटेनियर की तरह ही दिखता था। डॉक्टर रक्षा मंत्री को बताता है कि उस एलियन का शरीर 3 अलग अलग डीएनए से मिलकर बना था। जहाँ उसका दिमाग किसी एलियन डीएनए से बना था, तो वहीं उसका शरीर फिल्म की शुरुआत में दिखाए उस माउंटेनियर के डीएनए से बनाया गया था। उस वक्त एलियंस ने उसके हाथ से उसका डीएनए सैंपल ले लिया था और उसी डीएनए की मदद से ही एलियंस ने इस शरीर को बनाया था। यही वजह थी कि उस एलियन की शक्ल उस माउंटेनियर से मेल खाती थी। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जिंदा